Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नमस्ते सर, द जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स में आपका स्वागत है। 4 जून के बाद भारत में आप क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए 4 जून के बाद जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो 400 सीट से ऊपर लेके आएगी, तो उसके बाद तो मोदी जी विल हैव अ फ्री रन। उनके पास एक थम्पिंग मेजॉरिटी होगी और जैसा कि उन्होंने देश से वादा किया है कि वो एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक आर्थिक, सामरिक और आध्यात्मिक महाशक्ति। तो मुझे वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। इतनी अच्छी मेजॉरिटी के बाद मोदी जी निश्चित देश को जो है विकसित भारत के रूप में डेवलप कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी 3.0 में हम कई सारे बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी राय में 3 वे क्या बड़ी चीज़ें हैं जो मोदी 3.0 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रिफॉर्म्स दिखाई देते हैं उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म जो होगा वो होगा सबसे पहले तो जुडिशल रिफॉर्म्स, उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स, उसके बाद हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जैसे रन करती हैं उनका जो ढीला ढाला एटीट्यूड है उसमें सुधार मैं होता देखना चाहूँगा। इसके अलावा ये जो एनजीओज और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स, इंटरनेशनल डीप स्टेट, इनका एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इन पे लगाम लगती हुई देखना चाहूँगा। और निश्चित रूप से भारत को एक आर्थिक सामरिक महाशक्ति के रूप में डेवलप होता देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये दीज ड्रीम्स विल बी रियलाइज्ड अगले 5 साल में। भारतीय राजनीति को अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगले 10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्तमान विपक्ष है ना, ये तो खंड खंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप है ये तो बहुत बुरी तरह जो है विखंडित हो रही है और पुराने लीडर सब खत्म हो रहे हैं। और ये जो इन्होंने परिवारवादी पॉलिटिक्स में जो नई जो खेप आई है लीडर्स की, ये सब लकी स्पर्म्स मानता हूँ मैं इनको। ये तो बस परिवारवादी राजनीति को आगे ढो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भाजपा का विपक्ष अगले 10 सालों में भाजपा में से ही एक नरम दल गरम दल वाली स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि 10 साल बाद हम ये देख सकते हैं कि भारत का जो विपक्ष होगा वो भी भाजपा में से ही निकला हुआ होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा मार्जिन था, इस इलेक्शन में भी बात कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। तो 4 तारीख के बाद आपको लगता है कि ऑपोजिशन एग्जिस्ट करेगा या वो ब्रेक हो जाएगा? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस का तो कोई फ्यूचर है नहीं। वैसे तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस चुनाव में भी इंडिया अलायंस जैसी चीज़ मुझे कहीं दिखी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विरोधाभास थे। ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे थे। तो ये पहले ही कंफ्यूज लौट थे और चुनाव के आने के तुरंत बाद इनका वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति होनी बाकी है। मैं पिछली बार जब आप देखें ना, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, महागठबंधन नाम दिया गया था, रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। इस बार आप 2022 वाले यूपी के इलेक्शन देख लीजिए कि वो जितनी भी 2-3 पार्टियां थी, रालोद थी और वो सुभाषपा वगैरह थे, रिजल्ट आने के 2 महीने के अंदर सब छिन्न भिन्न हो गया। तो इंडिया अलायंस तो वैसे ही नॉन परफॉर्मिंग अलायंस है, तो उसका मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता। साउथ में भी के अन्नामलाई का एक वेव चल रहा है, तो मोदी 3.0 के कैबिनेट में क्या आप उनको एक जगह लेते हुए देखते हैं? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो तमिलनाडु में कैसा परफॉर्म करते हैं। हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत की है और देखिए, अभी उनको कैबिनेट में ले लिया जाए ये बहुत ज़रूरी मैं मानता नहीं हूँ। आई थिंक दिस वुड बी प्रीमेच्योर। पर भविष्य के लिए अन्नामलाई और अन्नामलाई जैसे और बहुत सारे युवा भाजपा में हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल एंड दे हैव गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। तो आई थिंक देयर इज़ नो हरी। बहुत जल्दी हमें नहीं सोचना चाहिए कि उनको तुरंत कैबिनेट में ही लिया जाए। वो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहा है उनको संगठन में काम करते रहने देना चाहिए। और जैसे जैसे लीडरशिप डेवलप होगी तो निश्चित रूप से कैबिनेट में भी आएंगे। पर कैबिनेट में ही ले लेना बहुत ज़रूरी नहीं मानता हूँ मैं, बल्कि संगठन में काम करते रहना, ज़मीन पे काम करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अन्नामलाई हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक ही विल कीप डूइंग दिस वर्क। वो कैबिनेट मंत्री बने चाहे ना बने। आपके राय में बीजेपी की विन मार्जिन क्या होगी इस बार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए शुड क्रॉस 50% वोट शेयर। वो एक बड़ा लैंडमार्क होगा। और मैं सीट्स पे उतना फोकस कभी नहीं करता
जितना मैं वोट शेयर पे फोकस करता हूँ। और 50% वोट शेयर अगर एनडीए लेती है तो वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मानूंगा मैं, बशर्ते बजाय कि 400 सीट के। इसी तरह पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सीट्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। कई बार आप बहुत कम वोट लेके भी सीटें अच्छी जीत लेते हैं, पर नहीं, वो एक टेम्पररी सफलता होती है। परमानेंट सफलता तभी अर्जित करेंगे आप जब आपका वोट शेयर बढ़ेगा। इसलिए वी शुड फोकस ऑन वोट शेयर टू, मेरा ऐसा मानना है। 2014 में प्रतापगढ़, 2019 में केदारनाथ और अब कन्याकुमारी, ये मोदी जी के 3 दिन का मौन व्रत रखने के पीछे क्या राज है? सर, वो मोदी जी ने जो मौन व्रत रखा है ना, ये इनफैक्ट विपक्ष की चीखें निकलवाने के लिए रखा है। मोदी जी मौन व्रत करेंगे और विपक्ष की चीखें निकलेंगी, आप देखिएगा। तो ये मोदी जी का मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म की मैसेजिंग है। और मैं तो कहता हूँ, मैं मोदी जी देन इवेंट मास्टर। ये मोदी जी का मौन भी जो है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम टू द जयपुर डायलॉग क्लिप्स। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।